हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राकेश और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आजकल की इस साइंस के ज़माने में भी तंत्र मंत्र, काला जादू के नाम पर ठगी करने वाले ढोंगियों की कमी नहीं है। 13 अप्रैल 2021 छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर में थाना सिरगिट्टी के प्रभारी शांत कुमार साहू सुबह करीब 10 बजे अपने अन्य पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उसी दौरान काफ़ी घबराया हुआ एक आदमी पुलिस स्टेशन में घुस आया। शांत कुमार उसकी हालत देखकर समझ गए कि वह जरूर किसी गंभीर परेशानी में है। उन्होंने उसे वहीं थोड़ी दूर पर बैठने का इशारा किया। वह आदमी एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। कुछ मिनट बाद थाना प्रभारी ने उस आदमी से पूछताछ की, कौन हो तुम और क्या बात है? तो उस घबराए हुए आदमी ने कहना शुरू किया, साहब मेरा नाम राम प्रसाद साहू है। मैं घर के नॉर्थ कोरिया पार से आया हूँ। मेरे छोटे भाई सुरेश कुमार साहू की हत्या हो गई है। उसकी लाश एक अनजान वीरान घर में पड़ी हुई है। इतना बोलते ही वह रोने लगा। थानेदार ने उसके लिए पानी मंगवाया और फिर उसे शांत करते हुए पूछा, शांत होकर ठीक ठीक बताओ, यह हत्या कहाँ पर हुई है और उसके बारे में आप क्या जानते हैं? राम प्रसाद ने उन्हें आगे बताया कि कल शाम अंधेरा होने पर मेरा छोटा भाई अपने किसी दोस्त के यहाँ जाने के लिए बोलकर बाइक लेकर घर से निकल पड़ा था और उसकी रात में किसी ने हत्या कर दी। हत्यारों ने उसका काफी बेरहमी से खून कर दिया है। आप अभी वहां पर चलिए, लाश अभी भी वहीं वीरान घर में पड़ी हुई है। हत्या जैसे गंभीर मामला होने की वजह से पुलिस ने राम प्रसाद से कठोरता से पूछताछ की। तुम्हें कैसे मालूम कि वहां हत्या हुई है? क्या तुम भी उसमें शामिल थे? जो कुछ जानते हो सब कुछ सच सच बताओ, झूठ मत बोलना। राम प्रसाद ने तब पुलिस को बताया कि मेरा भाई घर से जब निकला था तब उसके हाथ में थैला था। उसमें पूजा पाठ और दान का कुछ सामान था। उसने घर से जाते हुए कहा था कि थैले में पुजारी सुभाष दास का कुछ बचा हुआ सामान है, यही सामान पुजारी को वापस करने जा रहा हूँ। लेकिन देर रात तक जब वह नहीं लौटा तब मैं उसके बताए पुजारी के घर जाने के लिए घर से निकल पड़ा। पर पुजारी जहाँ रहते थे उस जगह से कुछ पहले ही मुझे एक वीरान खंडूरनुमा घर के दरवाजे के बाहर एक थैला दिखाई दिया, जो कि मेरा छोटा भाई घर से निकलते वक्त ले गया था। लेकिन उसमें अब वह सामान नहीं था जो अपने साथ लेकर चला गया था। पुलिस ने उसे टोकते हुए पूछा, अच्छा तुम्हें कैसे पता कि वो वही थैला था जो तुम्हारा भाई लेकर चला गया था? दूसरा भी तो हो सकता है। तब राम प्रसाद ने बात को साफ करते हुए कहा, उस थैले को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि वो थैला मेरे घर के बरामदे में पिछले 2 हफ्तों से टंगा हुआ था। और इतना ही नहीं, वहीं पास एक झाड़ी में मुझे मेरे भाई की चप्पल भी दिखाई दी। वहाँ से आगे ही कुछ दूरी पर उसकी मोटरसाइकिल भी पड़ी हुई थी। वह सब देख मैं समझ गया कि हो ना हो मेरा भाई इसी मकान में होगा। पर जब मैंने उस मकान के दरवाजे से अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ का दृश्य देखकर मैं डर गया और भागा भागा सीधा यहाँ चला आया। उसकी हालत देखने के लायक नहीं थी। आप खुद ही वहीं चलकर देख लीजिए। राम प्रसाद के बयान के आधार पर पहले तो रिपोर्ट दर्ज की गई। उसके बाद थाना प्रभारी अपने साथ कुछ पुलिसकर्मियों को और राम प्रसाद साहू के साथ में लेकर घटना स्थल के लिए निकल पड़े। घटना स्थल ठीक वैसा ही था जैसा राम प्रसाद साहू ने पुलिस थाने में वर्णन किया था। वहां पहुंचकर पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया, जो असल में काफी डरावना था। वहां छिन्न विछिन्न अवस्था में सुरेश साहू की लाश पड़ी हुई थी। उसके चेहरे और शरीर पर कई सारे जख्म थे जिनसे खून निकलकर सूख चुका था। पास में ही खून से सनी हुई एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी और वहीं आसपास पूजा पाठ का मुख्य सामान भी बिखरा पड़ा था। वह सब देखकर ऐसा लग रहा था मानो पूजा पाठ के बाद उसकी बलि चढ़ाई गई हो। यह घटना बीती रात 12 अप्रैल की थी और उस दिन अमावस्या की काली रात थी। पुलिस ऑफिसर को यह समझते देर नहीं लगी कि सारा घटनाक्रम तंत्र मंत्र और नरबलि से जुड़ा हुआ है। जांच पड़ताल के अलावा राम प्रसाद ने बयानों से यह बात सामने आ गई कि उसका भाई सुरेश साहू तंत्र मंत्र में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखता था और मौत से पहले वह 2 तांत्रिकों के संपर्क में भी था। अब सवाल यह था कि आखिरकार सुरेश साहू की हत्या किसने की थी? उन तांत्रिकों, पुजारियों ने या फिर किसी और ने तांत्रिकों के कहने पर उसकी नरबलि दे दी थी? मामला गंभीर होने के बावजूद भी पुलिस को कोई भी ठीक जानकारी नहीं मिल पा रही थी, जिससे कि मामले को जल्द सुलझाया जा सके। सहयोग से उसी दौरान प्रदेश में लॉकडाउन लगने के कारण पुलिस और प्रशासन पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई। नतीजा यह हुआ कि सुरेश कुमार साहू की हत्या की जाँच ठंडी पड़ गई। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद थाना प्रभारी ने एक बार फिर से सुरेश साहू हत्याकांड की फाइल पलटना शुरू कर दी। हत्या की नई सिरे से जांच शुरू हो गई। एक खास टीम बनाई गई। पुलिस टीम ने अपराधियों का सुराग लगाने के लिए लगभग 70 संदिग्ध लोगों से बयान दर्ज किए गए। जांच में बार बार
दो कथित तांत्रिक सुभाष दास मानिकपुरी और माखन दास मानिकपुरी के नाम पुलिस के सामने आ रहे थे। जब उन दोनों को ढूंढा गया तो मालूम हुआ कि वह दोनों ही कुछ महीने से लापता हैं। थाना प्रभारी ने दोनों के भी ठीक से खोज करवाई। राम प्रसाद ने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी कि उसके भाई की उन दोनों से अच्छे जान पहचान थे और घटना के दिन वह उनके पास ही गया था। उनकी तलाश के लिए पुलिस ने मुखबरी की मदद ली। तब आखिरकार 16 नवंबर 2021 को उनमें से एक माखन दास पुलिस की पकड़ में आ गया। उसने अपने घर वालों को यह बता रखा था कि वो वहाँ सतना में रेलवे गार्ड की नौकरी करता है। पुलिस उसे सतना से पकड़कर बिलासपुर लेकर आ गई। पूछताछ करने पर पहले तो उसने हत्या के बाद से साफ साफ इनकार कर दिया और बताया कि वह रोजी रोटी कमाने के लिए सतना में प्राइवेट जॉब कर रहा था। घर वालों से झूठ बोला था कि वो रेलवे में गार्ड है। सुरेश के हत्याकांड के सिलसिले में कड़ी पूछताछ करने पर वह आखिरकार टूट गया। उसने सुरेश के साथ हुई वारदात की सारी कहानी पुलिस को बयान कर दी। अब पुलिस के सामने एक नई चुनौती थी और पुलिस को अब सुभाष दास मानिकपुरी को ढूंढना था। अपने साथी सुभाष दास के बारे में माखन दास ने सिर्फ इतना बताया था कि वो जबलपुर में कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी से उसके संबंध कब से टूट चुके थे और अब वो एक प्रेमिका के साथ रहता था। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए सुभाष दास की प्रेमिका का नाम मालूम कर लिया। पुलिस ने पहले छत्तीसगढ़ के रहने वाले काट के बारे में जानकारी जुटाई। इसमें जबलपुर पुलिस की मदद से जांच टीम को सुभाष दास की भी जानकारी मिल गई। वो एक मेडिकल कॉलेज में बतौर सिक्योरिटी गार्ड तैनात था। पुलिस उसे भी हिरासत में लेकर बिलासपुर लेकर आ गई। सुभाष दास ने भी गुनाह कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसे सुरेश हत्याकांड और तांत्रिक अनुष्ठान के बारे में बताया गया तब ठंडा पड़ गया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने उसका सामना उसके साथी माखन दास से करवा दिया। अपने साथी को देखकर वह समझ गया कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है और फिर वो सुरेश हत्याकांड से संबंधित सारी बातें बताने के लिए राजी हो गया। उसने पुलिस को अपने इकबालिया बयान में पूरी घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से बताया। वह घटनाक्रम कुछ ऐसा था। सुभाष दास मानिकपुरी उम्र लगभग 40 साल। वह मूलतः छत्तीसगढ़ के सरगुजा के विंध्य लखनपुर का रहने वाला था। बचपन से ही उसे यह विश्वास हो गया था कि तंत्र मंत्र के द्वारा अनेकों सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है और उसी के द्वारा खूब पैसे खूब धन पाया जा सकता है। उसने 8वीं तक की पढ़ाई की थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हो गया उसकी तंत्र मंत्र और पराशक्ति की साधना में रुचि बढ़ने लगी थी। उसे लगता था कि इन सब में इतनी शक्ति होती है कि इससे दुनिया का कोई भी काम चंद मिनटों में किया जा सकता है। यह बात उसके दिमाग में काफ़ी गहराई तक बैठ चुकी थी। नतीजा यह हुआ कि उसका मन कभी किसी काम में नहीं लगता था। वह लाखों रुपए कमाने के लिए तंत्र मंत्र, सामानों, हनुमान सिक्के, बिरला कछुआ, रुद्राक्ष माला, पराद लिंग, अघोर पंथ, 12 सिंगा, हत्था जोड़ी आदि को हासिल करने की कोशिश में लगा रहता था। जहाँ कभी कोई ऐसी बात होती या कोई इस सोच का व्यक्ति मिलता तो वह उसके साथ हो लेता था। घंटों तक तंत्र मंत्र की चर्चा में लगा रहता था। उससे मिलने वाले लोगों को वह हर समस्या का उपाय तांत्रिक साधना से बताता था। जब उसके घर में लोगों ने देखा कि सुभाष हमेशा तंत्र मंत्र की दुनिया में रमा रहता है, तब उन्होंने उसकी शादी करवा दी। माता पिता ने यह सोचा कि घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आने पर वह सुधर जाएगा, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही पत्नी उसके व्यवहार और बातों से ऊब गई और उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। सुभाष दास भी अपना गांव छोड़कर बिलासपुर के कोरियापारा सिरगिट्टी में जाकर रहने लगा। वहीं उसके एक महिला के साथ प्रेम संबंध बन गए। अकेली रहने वाली उस महिला को लोग घरेलू उपचार करने वाले के रूप में जानते थे, तो वहाँ भी उसके पास रहते हुए तंत्र मंत्र का काम करने लगा। जब लोग महिला के पास किसी मरीज को ठीक करवाने के लिए आते थे, तब उससे तंत्र मंत्र की बातें कर उसकी ताकत के बारे में बताता था। उनके दुख को दूर करने के लिए पूजा पाठ करने की सलाह देता था। धीरे धीरे दूर दराज के लोगों के बीच एक तांत्रिक पूजा पाठ करने वाला साधक के रूप में प्रसिद्ध हो गया था और उसी दौरान उसकी मुलाकात माखन दास मानिकपुरी से हो गई। वह भी उसी की उम्र का था और उसी के जैसा ख्यालात रखता था। माखन दास का भी तंत्र मंत्र में गहरा अभ्यास था। उनकी इच्छा थी कि कोई जादू हो जाए और कहीं से गड़ा हुआ खजाना अपने आप ही बाहर निकल कर आ जाए, ताकि उनकी सारी जिंदगी मजे में कट सके। माखन दास ने भी सुभाष दास की प्रसिद्धि और साधना के बारे में सुन रखा था। माखन दास ने उसे एक तरह से अपना गुरु मान लिया था। अब दोनों ही
गुरु शिष्य बनकर आसपास के लोगों की हर समस्या का समाधान तंत्र मंत्र से करने का दावा करने लगे थे। यही उनके जीने का जरिया बन गया था। पूजा पाठ के बदले में वो लोगों से पैसे लेते थे, लेकिन अब तक उन्हें कोई भी बड़ा हाथ नहीं लगा था। दूसरों को तो वह धन संपदा की बरसात करने का दावा करते थे, गड़ा धन को ढूंढ निकालने का आश्वासन देते थे, लेकिन इन सब के लिए उन्हें अब तक कोई भी ऐसा इच्छुक आदमी नहीं मिला था। एक दिन की बात थी कि माखन दास मानिकपुरी ने अपने गुरु सुभाष दास से पूछा, गुरु क्या सच में ऐसी कोई अदृश्य ताकत है जो हमें रुपए पैसे से माला माल कर सकती है? तब सुभाष दास ने उसे जवाब दिया कि शैतानी शक्तियों को अगर प्रसन्न कर लिया जाए तो उनके जरिए कुछ भी किया या करवाया जा सकता है। और सुना है कि हनुमान सिक्का अगर किसी को मिल जाए तो आदमी लखपति क्या करोड़पति बन सकता है। ऐसी ही कितनी विधाएं और साधनाएं हैं। मुझे विश्वास है कि जल्द ही मुझे इन शक्तियों का आशीर्वाद मिलने वाला है। सुभाष दास ने अपनी लच्छेदार बातों से माखन दास को भी प्रभावित कर लिया था। तभी सुभाष दास के दिमाग में एक ख्याल आ गया और उसने माखन दास से पूछा, तुमने एक बार मुझे सुरेश साहू इस नाम के आदमी से मिलवाया था, उसे तुम फिर से लेकर आ सकते हो? और सुनो, इस बार जो तंत्र मंत्र मैं करूँगा वो किसी भी हालत में खाली नहीं जाएगा। हम दोनों भी माला माल हो जाएंगे। अपने गुरु समान सुभाष दास की बात सुनकर माखन दास ने सुरेश साहू को उनके पास लाने का आश्वासन दिया। वह दोनों अच्छी तरह से जान चुके थे कि सुरेश साहू ना जाने कितने सालों से धन की खोज में लगा हुआ है। और फिर उन दोनों ने मूरपथाली खार में तंत्र साधना करने का फैसला किया। यह साधना उन दोनों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि इसके बाद उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। अगले ही दिन माखन दास ने सुरेश कुमार साहू की सुभाष दास से मुलाकात करवा दी। कारकेन में रहने वाला सुरेश कुमार साहू सुभाष दास से मिलकर उसकी बातों से काफी प्रभावित हो गया। उसके सामने ही माखन दास ने कहा, गुरु यह हमारे गांव के खूब पैसे वाले हैं, पूरा परिवार सुखी संपन्न और मान मर्यादा वाला है, लेकिन अभी इनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, मगर विश्वास है कि इनके पुश्तैनी घर में गड़ा धन रखा हुआ है। आप कृपया कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। सुभाष दास ने सुरेश साहू की ओर एकटक देखते हुए कहा, मैं यहाँ बैठे बैठे सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम आने वाले समय में बहुत ही पैसे वाले बनने वाले हो। तुम्हारे मकान के नीचे खूब सोना चांदी छुपा हुआ है जो तुम्हारे पूर्वजों का है। यह सुनकर सुरेश तांत्रिक सुभाष दास मानिकपुरी के पैरों पर गिर पड़ा। सुभाष दास ने सूरज की अधीरता को भांपते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। इसके लिए तुम्हारे घर आकर एक तांत्रिक साधना करनी पड़ेगी। यह सुनकर सुरेश ने हाथ जोड़कर घर में तांत्रिक साधना करने से इनकार कर दिया। सुरेश ने इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि उसके घर वाले उसकी बात को कभी नहीं मानेंगे। तो सुभाष दास ने उसे समझाया कि तुम अपने घर वालों को यह बात बताओ, उन्हें समझाओ कि अगर यह तंत्र साधना सफल हुई तो उनके पूरे परिवार का भला हो सकता है। सुभाष दास की बातें सुनकर सुरेश समझ गया कि अपने परिवार को कैसे समझाना है और उन्हें इस साधना के बारे में कैसे विश्वास दिलाना है। और फिर सुरेश साहू घर पहुंचा और अपने भाई राम प्रसाद को तांत्रिक साधना की बात बताई। तब सुरेश साहू की बातें सुनकर बड़े भाई राम प्रसाद साहू ने उसे यह बताया कि उसका इन सब बातों में कोई भी विश्वास नहीं है और वो कुछ भी करना नहीं चाहता है, मगर अगर वह चाहता है तो वह एक बार पूजा पाठ करवा सकता है। यह सुनकर सुरेश खुश हो गया और 2 दिन बाद ही सुभाष दास और माखन दास को तांत्रिक साधना के लिए अपने घर बुला लिया। उसके घर पर सुभाष और माखन आए और रात भर तंत्र साधना करते रहे। उन दोनों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जैसे ही यह साधना पूरी होगी उनके घर में गड़ा हुआ रुपया अपने आप ही बाहर आ जाएगा। यह अनुष्ठान 3 दिन तक चला, जो हर रोज रात के वक्त किया जाता था। इसके बदले में दोनों तांत्रिकों ने मोटी फीस वसूली। उसके बाद भी जब गड़ा खजाना नहीं निकला तब दोनों तांत्रिक अपने हाथ झाड़ने लगे। सुभाष दास ने माखन से कहा कि भाई, मुझे लगता है कि यहाँ कोई भी गड़ा धन नहीं है। इन दोनों को यह लगा कि ऐसे में तो सुरेश साहू हाथ से निकल जाएगा। तो उन्होंने सुरेश को बहला फुसला कर समझाया और यह बताया कि सुभाष दास ने तंत्र साधना पूरी कर ली है। अगर वहाँ रुपए होते तो उन्हें जरूर मिल जाते, लेकिन अब यहाँ रुपए है ही नहीं, तो इस हाल में कुछ भी किया नहीं जा सकता। उन्होंने पैसे ना मिल पाने का कारण यह बताया कि हो सकता है कि आसपास के किसी जानकार तांत्रिक ने
उनसे पहले ही साधना करके यहाँ गड़ा हुआ धन दूसरे की जमीन में खींचकर निकलवा लिया हो। कई बार यह भी होता है कि गड़ा हुआ धन अपने आप ही किसी दूसरी जगह पर चला जाता है। माखन भी अपने गुरु सुभाष दास की बातों में हाँ मिलाया जा रहा था। सुभाष दास और माखन दास की बातें सुनकर सुरेश साहू अपना सिर पीटता रहा। वह बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि उसके बड़े भाई ने उसे साफ साफ कह दिया था कि यह सब तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़ो। और अब सुरेश उन दोनों को कोसने लगा था कि तुम लोगों ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, तुम दोनों ने मुझे लूट लिया है। सुभाष दास इतना कीमती बकरा हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, तो उसने फिर सुरेश को समझाने की कोशिश की और उससे कहा कि देखो, विश्वास में बड़ी ताकत होती है, आस्था रखो। अगर आज यह गड़ा धन नहीं मिला है तो मैं अपनी तंत्र साधना से आसमान से रुपयों की बारिश कर सकता हूँ, या फिर अगर तुम्हारा गड़ा धन किसी ने खींच लिया है या कहीं चला गया है तो उसे भी मैं साधना करके वापस खींच ला सकता हूँ, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, तुम्हें धैर्य रखना होगा। आखिरकार सुरेश ने हाथ जोड़कर विवश होकर तांत्रिक के आगे घुटने टेक दिए और उस सब के बाद सुरेश उन दोनों से थोड़ा दूर रहने लगा। उसने इस तंत्र मंत्र के चक्कर में अपने कई सारे पैसे गंवा दिए थे। कुछ महीने बाद एक दिन अचानक सुरेश साहू से माखन दास की मुलाकात हो गई। अचानक मिलने की वजह से उन्होंने पहले यहाँ वहाँ की बातें की, तो बातों बातों में सुरेश ने भी सुभाष दास का हालचाल पूछ लिया। तब माखन दास ने उसे बताया कि इस दिनों वह बड़ी कठोर साधना में लगी हुई है। माखन के यह कहने के बावजूद भी सुरेश ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उसने यह बताया कि कैसे उन दोनों की वजह से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। माखन दास अच्छी तरह से जानता था कि सुरेश साहू ही उनकी पैसों की जरूरत को पूरा कर सकता है, तो उसने भी शांति से काम लिया और उसे समझाया कि देखो भाई, विश्वास रखो, तंत्र साधना कोई मजाक या जादू की छड़ी नहीं है कि हर किसी का इससे भला हो सके। हालांकि हमारे गुरु सुभाष दास बहुत पहुँचे हुए हैं। उस वक्त या तो तुम्हारा समय अच्छा नहीं था या फिर तुम्हारे भाई और परिवार को तुम पर विश्वास नहीं था। शायद इसी कारण भी साधना में कमी आ सकती है। मैं तो कहता हूँ कि अगर तुम्हें विश्वास है तो गुरु की शरण में आ जाओ और फिर देखो कि कैसे तुम माला माल हो सकते हो। माखन दास ने फिर से सुरेश को अपनी बड़ी बड़ी बातों में उलझा लिया। पैसा चीज ऐसा है कि बड़े बड़े लोग भी किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। सुरेश कुमार साहू को भी फिर से माखन दास की बातों पर विश्वास हो गया। उसने भी मान लिया कि घर में धन का घड़ा इसलिए नहीं मिला क्योंकि वह धन किसी ने अपने पास खींच लिया था। और सुरेश साहू फिर एक बार सुभाष दास से मिलने के लिए राजी हो गया। माखन ने सुभाष दास से सुरेश साहू से मुलाकात की पूरी बात बताई। इस पर मछली को खुद जाल में फंसता देख सुभाष दास की आंखों में चमक आ गई। सुभाष दास ने माखन से कहा कि हाल ही में उसने कुछ नई जानकारी इकट्ठा की है। सोशल मीडिया पर यूट्यूब है, वहाँ पर तंत्र मंत्र साधना की वीडियो देखकर वो सब कुछ सीख चुका है। इस बार जरूर माला माल हो जाएंगे। सुभाष दास ने यहाँ तक कहा कि सुरेश साहू को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हम दोनों तो माला माल हो ही सकते हैं। पैसे की बात सुनकर माखन दास भी बड़ी श्रद्धा के साथ सुभाष दास के साथ जुड़ गया। लेकिन सुभाष दास ने उसे यह कहा कि यह जो साधना हम करने जा रहे हैं उसमें हमें खून देना होगा, और अगर हमने खून दे दिया तो समझो कि हम दोनों करोड़पति बन जाएंगे। खून शब्द सुनकर माखन दास घबरा गया, लेकिन सुभाष दास मानिकपुरी ने उसे बताया कि साधना से हमें कुछ नहीं होगा। साधना में जो कुछ करना होगा वो सब कुछ सुभाष दास खुद करेगा। किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। हम सुरेश का खून चढ़ाकर मालामाल बन जाएंगे और फिर तुम चाहो तो पैसे लेकर कहीं भी जा सकते हो। माखन दास ने सोचा कि वैसे भी उसे कुछ भी नहीं करना है और बिना कुछ किए पैसे मिलेंगे, तो आखिरकार सुभाष दास की बात सुनकर माखन ने भी सहमति जताई। देर शाम को सुरेश साहू तंत्र मंत्र के इंतजाम के साथ आ गया। तीनों तंत्र मंत्र साधना के सारे सामान जुटाकर मूर पथराली खार जो बिलासपुर के सिरगिट्टी में स्थित है वहां आ पहुंचे। यहाँ सुनसान जगह को देखकर देर रात को सुभाष दास ने अपना आसन जमाया और तंत्र मंत्र साधना करना शुरू कर दिया। माखन दास और सुरेश साहू पास में ही बैठे हुए थे। 2 घंटे अनुष्ठान के बाद सुभाष उठा और उसने चलने का इशारा किया। माखन ने वहाँ का सारा सामान समेटा और सुरेश की मोटरसाइकिल पर रख दिया। कुछ देर में ही तीनों पैदल ही पास की एक खंडरनुमा वीरान पुराने मकान में पहुँचे।
वहाँ फिर से अनुष्ठान की तैयारी की गई। सुरेश को साधना पूरी होने तक आंखें बंद रखने की हिदायत दी गई थी। 1 घंटे तक सुरेश साहू आंखें बंद कर बैठा रहा। उसी दौरान सुभाष दास ने अपने पास से कुल्हाड़ी निकाली और उसका पूजन किया। उसने दीपक की लौ से कुल्हाड़ी की धार गर्म की और फिर एक झटके में ही सुरेश के सिर पर दे मारी। अचानक हुई तेज वार से सुरेश तिलमिला गया। उसकी चीख निकल पड़ी। आंखें खोल पाता तब तक सुरेश दास ने उस पर 3-4 बार और वार कर दिए थे। कुल्हाड़ी की चोट से सुरेश लहूलुहान हो गया और कुछ ही पल में उसकी मौत हो गई। उसके खून से सुभाष दास ने थोड़ी देर और तंत्र साधना की। माखन दास भी हाथ जोड़कर खड़ा आसमान से रुपए पैसे बरसने का इंतजार करने लगा। उसे यह लगा कि अब खून देकर हो चुका है तो साधना भी जल्द पूरी हो जाएगी। जब बहुत देर बाद भी कोई रुपए पैसा नहीं बरसा तो माखन दास ने सुभाष दास की तरफ सवालिया निगाहों से देखा और अब दोनों भी घबरा गए थे। सुभाष दास ने अपनी बात रखते हुए यह कहा कि मैंने पढ़ा था कि खून देने के बाद मृतक की आत्मा आती है और वही सारी समस्या का समाधान कर लेती है। लगता है साधना में जरूर कोई गलती हो गई है। वो दोनों समझ चुके थे कि उनके हाथों से एक खून हो गया है और अगर वो वहीं रुके रहे तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इसलिए वह दोनों उसी रात शहर छोड़कर भाग गए। इस पूरे मामले की जांच के बाद 17 नवंबर 2021 को एडिशनल एसपी ने मीडिया के सामने सुरेश साहू हत्याकांड से पर्दा हटा दिया। पुलिस ने थाना सिरगिट्टी बिलासपुर में अपराध दर्ज करके आरोपी सुभाष दास और साथ ही माखन दास को भादवी धारा 302, 201, 120 बी के तहत गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताइए और अगली कहानी सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा और सावधान रहिए।